Hello everyone, welcome to Free Study. So second video for Insta September 2020 current affair compilation and हमने फर्स्ट वीडियो कल अपलोड की थी तो आपने वो देखी एंड जिसने नहीं देखी है वो ज़रूर देखें बिकॉज बेस आपका वहीं से थोड़ा सा क्रिएट हो जाएगा क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग से ही करेंगे तो आई थिंक इट वुड बी बेटर। सो इसके साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें एंड वीडियोस को बहुत ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। किसी भी प्लेटफॉर्म पर जहाँ पर कोई भी स्टूडेंट इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हो, सिर्फ यूपीएससी की ही नहीं, अगर कोई और एग्ज़ाम भी है क्योंकि करंट अफेयर्स ऑलमोस्ट सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं एंड इनका जो रेलिवेंस है वो पर डे हर दिन बढ़ ही रहा है। तो आप किसी को भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, कोई भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हो एंड स्पेशली ये यूपीएससी के लिए तो है ही। कल हमने 15 पेजेस किए थे, आज अगेन हम 15 पेजेस करेंगे। 188 पेजेस हैं एंड अक्टूबर तक हमारा ये जो करंट अफेयर है वो कंप्लीट हो जाएगा। एंड लेट मी टेल यू, इसके साथ साथ हम योजना का भी कंपाइलेशन करेंगे, उसके अंदर हार्डली 20 ही पेजेस हैं। एक ही वीडियो बनेगी बट यू नो क्योंकि अभी आपने अगर 4 अक्टूबर को जो प्रीलिम्स का पेपर हुआ था उसमें देखा होगा तो योजना भी करना इम्पॉर्टेंट हो गया है एंड सिर्फ एक सोर्स पर डिपेंड रहना, मुझे एक्चुअली तो सोर्सेज से ही कन्फ्यूजन हो रही है कि सोर्स क्या होना चाहिए क्योंकि काफ़ी जो पेपर था वो मेरे अकॉर्डिंग जो बुक्स हमेशा रिकमेंड की जाती थी उनसे नहीं आया। बट स्टिल हमें वो तो करनी ही है, उसके साथ साथ और एफर्ट्स भी करने होंगे, तो उसके लिए आप बार बार पेपर को देखें एंड कोई भी वर्ड किसी भी बुक से मिल सकता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई हिस्ट्री का वर्ड है तो वो सिर्फ हिस्ट्री की बुक में ही आपको मिले, वो एक्चुअली आर्ट एंड कल्चर में भी मिल सकता है। आपको अपनी थोड़ी आँख दिमाग सब कुछ खोल के रखना होगा जब भी आप पढ़ रहे हों। स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगी एंड हम सिर्फ करंट अफेयर्स पर ही फोकस करते हैं। तो गोविंद बल्लभ पंत जी से स्टार्ट करते हैं। इनकी 133 बर्थ एनिवर्सरी 10 सितंबर को मनाई गई। इनका जन्म 10 सितंबर 1887 उत्तराखंड के अल्मोड़ा जगह में हुआ था। काशीपुर में इन्होंने एक संस्था बनाई थी जिसका नाम रखा था प्रेम सभा एंड उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका काम क्या था, उसका काम था रिफॉर्म्स करना, ठीक है। एंड एक और ख़ास बात, इन्होंने जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो वो उस टाइम पर एक स्कूल को बंद करने वाले थे क्योंकि उस स्कूल ने टैक्स नहीं पे किए थे। तो गोविंद बल्लभ पंत जी ने क्या किया था, उस स्कूल को भी बचाया था। अब हम देख लेते हैं आज़ादी से पहले इन्होंने मीन्स कौन कौन से ऑफिसेज हेल्ड किए हैं, मीन्स किस किस पोस्ट पर ये रहे। तो दिसंबर 1921 में, ठीक है, दिसंबर 1921 मीन्स बिफोर इंडिपेंडेंस डे। तो ये जो यूनाइटेड प्रोविंसेस, पहले यूपी को यूनाइटेड प्रोविंसेस ही कहा जाता था, तो आगरा एंड ओध अवध ये आई थिंक सेम ही है। तो इसकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें ये इलेक्ट हुए थे। देन स्वराज पार्टी के भी ये कैंडिडेट बने थे नैनीताल से। 1937 में जब इलेक्शंस हुए थे, प्रोविंसेस में इलेक्शंस हुए थे ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग, तो जो गोविंद बल्लभ पंत जी थे ये तब भी अपॉइंट किए गए थे एंड इन्होंने 1939 में तो सभी ने रिज़ाइन ही कर दिया था क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इंडिया को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अपने मर्जी से खींच लिया था, तो उसकी वजह से कांग्रेस मिनिस्टर्स ने रिज़ाइन कर दिया था, तो उसमें से ये भी एक थे। देन 1946 में, 1939 में रिज़ाइन कर दिया, 1946 में दोबारा से जब यूनाइटेड प्रोविंसेस के इलेक्शंस हुए तो ये दोबारा से अपॉइंट हुए। समझ आ गया, ये इंडिपेंडेंस से पहले है। अब इंडिपेंडेंस के बाद देखते हैं तो सबसे पहले मुख्यमंत्री बने ये उत्तर प्रदेश के, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। देन 1955 टू 1961 ये इंडिया के होम मिनिस्टर, गृह मंत्री भी रहे एंड इसी टाइम पे, क्योंकि आपको पता होगा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, तो इसी टाइम पर ही जो स्टेट्स थी उन्हें रीऑर्गेनाइज किया लिंग्विस्टिक बेसिस पर। अब लिंग्विस्टिक बेसिस पे रीऑर्गेनाइज किया, इसे आप स्पेक्ट्रम में भी पढ़ सकते हैं एंड इसे आप पॉलिटी की लक्ष्मीकांत में भी पढ़ सकते हैं। देन देखिए इनके कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस देख लेते हैं। तो जब जब इनका समय रहा तो इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट इश्यूज उठाए, जैसे कि ज़मींदारी सिस्टम को ख़त्म कर देना चाहिए, फॉरेस्ट, हमें अपने फॉरेस्ट को प्रिजर्व करना चाहिए, ये फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करते रहे कि फार्मर से ज़्यादा रेंट मत लीजिए क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा रेंट लगाती थी। एंड इन्होंने इनकरेज किया काफ़ी सारी कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को भी कि आप भी मीन्स जैसे कूली बेगार लो जो था, जैसे बेगार मीन्स क्या होता है कि आपसे काम करवाया जा
जा रहा है एंड खाने के लिए सिर्फ रोटी दी जाती है, देयर इज़ नो सैलरी एंड ऑल। तो इन्होंने कहा कि जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं इनके ये हैवी लगेज को ट्रांसपोर्ट कराते हैं बिना किसी पेमेंट के, तो ये चीज़ गलत है। गांधी जी के पदचिन्हों को फॉलो करते हुए जो पंत जी थे, इन्होंने एक मैसिव सॉल्ट मूवमेंट भी ऑर्गेनाइज किया था यूनाइटेड प्रोविंसेस में, एंड मई 1930 में इनको अरेस्ट कर लिया गया एंड देहरादून जेल के अंदर डाल दिया गया था। ठीक है, ये भी ध्यान रखिए, साइमन कमीशन के खिलाफ भी इन्होंने प्रोटेस्ट किया एंड इन्होंने ये भी कहा कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट माइनॉरिटीज़ को दिया गया है वो भी गलत है। ओके, देन देखिए कुछ अवार्ड्स एंड ऑनर्स। तो 1957 में इन्हें हाईएस्ट जो हमारा सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न, उससे भी इनको अवार्ड मीन्स इनको सम्मानित किया जा चुका है। अब कुछ प्रीलिम्स के क्वेश्चंस एंड कुछ मेंस के क्वेश्चंस हम साथ साथ में देखते हैं, पीडीएफ के अंदर भी गिवन है, तो अच्छी बात है, साथ साथ में ही प्रिपेयर हो जाएंगे। तो कौन कौन से ऑफिसेज जीबी पंत ने हेल्ड किए बिफोर इंडिपेंडेंस, मैंने आपको बताया, एक बार दोबारा से आप वीडियो को सुनिए, पीडीएफ पढ़िए। देन देखिए कौन कौन से ऑफिसेज इंडिपेंडेंस के बाद, अवार्ड्स एंड ऑनर्स इन्हें कौन कौन से मिले हैं। प्रेम सभा ऑर्गेनाइजेशन जिसका काम रिफॉर्म करने का था, तो ये ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। फ्रीडम स्ट्रगल, किस किस फ्रीडम स्ट्रगल में इनका कैसे कैसे इन्वॉल्वमेंट रहा। सेपरेट इलेक्टोरेट्स के ये खिलाफ थे, तो ये इनका प्रीलिम्स लिंक हो गए। मेंस लिंक में पूछा जा सकता है कि जीबी पंत कौन थे एंड इनका फ्रीडम मूवमेंट में क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस था। तो देखिए जैसे हर दिन अगर आप इनसाइट्स को फॉलो करते होंगे तो वहाँ पे भी प्रीलिम्स के मेंस के क्वेश्चंस हर दिन डाले जाते हैं, तो वो आपको यहाँ भी मिल रहे हैं। तो आप अगर इस पीडीएफ इस कंपाइलेशन के जो वीडियोस हैं उन्हें भी फॉलो करते हैं, तो आप साथ साथ में मेंस एंड इनके क्वेश्चंस भी आपको पता चल रहे हैं। आप सुनिए वीडियो, अपने आप लिख कर देखिए आंसर, तो आपके मेंस के क्वेश्चंस पे प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है, देन देखिए पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन्स, तो ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है क्योंकि ये हमने लास्ट ईयर भी किया था, इस बार भी करेंगे एंड आई एम गोइंग टू रिपीट ईच एंड एवरी टॉपिक अगेन, सो किसी भी स्टूडेंट के लिए प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे वो कोई फर्स्ट टाइम देख रहा हो या काफ़ी टाइम से वीडियोस को फॉलो कर रहा हो, सभी के लिए वीडियोस हैं, सभी टॉपिक्स दोबारा रिपीट किए जाएंगे। तो पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन, सभी को पता होगा स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो के अंदर जो भाषण दिया था वो बहुत ही फेमस हुआ था, तो 127th एनिवर्सरी की वजह से इसको याद किया गया है। तो पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन सबसे पहले इसको किया गया था 1893 में, सितंबर 11 से सितंबर 27, ऑलमोस्ट 15-16 डेज, एंड कुछ अलग अलग वर्ल्ड से कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ आई थी, तो वहीं पर स्वामी विवेकानंद जी भी पहुंचे थे सितंबर 11 को, एंड फिर उन्होंने जो पहली जो मीन्स ऑडियंस को संबोधित किया, एड्रेस किया, वो सितंबर 11 को किया, एंड जो क्लोजिंग स्पीच दी वो सितंबर 27 को दी। इन्होंने क्या कहा, देखो ये इंपॉर्टेंट है कि क्या कहा था जिस पे तालियां बजने लगी थी। तो इन्होंने कहा था ही स्ट्रेस्ड अपॉन वर्ल्ड हार्मनी, एंड किस तरीके से जो रिलीजन्स हैं, धर्म हैं और हार्मनी है वो एक साथ एग्जिस्ट करती है एंड अपनी इंडिविजुअलिटी उन्हें मेंटेन करनी होगी एंड इसी की वजह से ग्रोथ होगी। तो कुछ मीन्स इस तरीके का भाषण इन्होंने दिया था। अगेन ये आप स्पेक्ट्रम में भी पढ़ सकते हैं, आपको स्वामी विवेकानंद का टॉपिक वहाँ पर मिल जाएगा। तो पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स क्या है, तो अगेन मैंने आपको बताया जैसे मीटिंग्स होती हैं, तो 1893 में पहली मीटिंग हुई थी एंड एक कोशिश की गई थी कि हमें एक ग्लोबल डायलॉग ऑफ फेथ्स क्रिएट करना चाहिए। नाउ ये जो इवेंट था इसे सेलिब्रेट किया गया, फिर दोबारा से जब 10 साल पूरे हो गए, 100 साल पूरे हो गए सॉरी, 1893 से 1993 में, देन अभी तक देखिए 6 इंटरनेशनल मॉडर्न पार्लियामेंट्स भी होस्ट की जा चुकी हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई गई 1988 में जो कि जो पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स का जो ट्रेडिशन है उसको आगे कैरी करेगी। देन इसका जो हेडक्वार्टर है वो ध्यान रखिएगा कहाँ पर है, शिकागो के अंदर है। नाउ पार्टिसिपेंट्स इसके अंदर देख लीजिए, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस जब हुई थी तो इसके अंदर जैन जो प्रीचर थे विचंद गांधी ये गए थे, बुद्धिस्ट प्रीचर अंगरिक धर्मपाला गए थे, सोयन शाकू फर्स्ट अमेरिकन एंसेस्टर जो थे जैन के वो गए थे, तो ये आपको लर्न करने होंगे। स्वामी विवेकानंद ने हिंदुइज्म को रिप्रेजेंट किया था, क्रिश्चियनिटी को रिप्रेजेंट किया था जी बॉनेट मॉरी ने, इस्लाम को रिप्रेजेंट किया था मोहम्मद अलेक्जेंडर रसल वेब ने, बिल्कुल रटने वाली चीज़ें आपको रटनी होंगी। एंड ब्रह्मो समाज का जो थिज्म था उसे रिप्रेजेंट किया था प्रताप चंद्र मजूमदार ने, ये नाम आपने पढ़ा होगा स्पेक्ट्रम के अंदर।
देन थियोसॉफिकल सोसाइटी को रिप्रेजेंट किया था वाइस प्रेसिडेंट विलियम क्वान जज एंड एक्टिविस्ट एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट तो आपको पता ही है, तो इन्होंने इसको रिप्रेजेंट किया था। तो ये नाम आपको बिल्कुल रटने हैं। ये आप थोड़ी सी पिक्चर देख सकते हैं उस टाइम की, ये उस टाइम की पिक्चर है, वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स। देन ये आप देखिए कुछ प्रीलिम्स के क्वेश्चंस देख लेते हैं। 1893 पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स क्या है, इसके पार्टिसिपेंट्स कौन कौन थे, तो जो अभी हमने पढ़े जो आपको रटने होंगे। हिंदुज़्म को किसने रिप्रेजेंट किया वो मैंने आपको बताया, ये अभी स्वामी विवेकानंद जी ने। हेडक्वार्टर कहाँ है, शिकागो के अंदर है। इंटरनेशनल मॉडर्न पार्लियामेंट्स कितनी हो चुकी हैं, तो आई थिंक ये लेट मी रीड इट अगेन 6 हो चुकी हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको इसका आंसर मिलेगा कि 6 जो है वो इंटरनेशनल मॉडर्न पार्लियामेंट्स हो चुकी हैं। मेंस में क्या पूछा जा सकता है कि जो स्वामी विवेकानंद है वो आप कैसे कह सकते हैं कि वेस्ट में ये मैसेंजर बन के गए ऑफ इंडियन विजडम। तो इनके थॉट्स आपको लिखने होंगे, वही इंपॉर्टेंट लाइन आपको लिखनी होगी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कि वर्ल्ड की हारमनी एंड जो रिलीजन्स है वो एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, इनकी इंडिविजुअलिटी को प्रिजर्व करना होगा एंड ये ग्रो होते रहेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया सेकेंड टॉपिक। नाउ लेट्स कम टू थर्ड टॉपिक कि 125th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस ऑफ श्री विश्वनाथ सत्यनारायण। ठीक है, तो ये कौन थे विश्वनाथ सत्यनारायण, तो ये पहले राइटर थे जिन्होंने ट्रू तेलुगुनेस दिया किसको, रामायण को। तो रामायण कल्प वृक्षम ये एक सेमिनार वर्क था श्री विश्वनाथ का, जो कि इन्होंने प्रीच किया एंड इन्हें इसके लिए प्रेस्टिजियस जननपित अवार्ड भी दिया गया। पिछली बार भी हमने पढ़ा था कि अमिताभ जो घोष है उनको भी दिया गया था। तो इनके काम के थ्रू इन्होंने हाईलाइट किया कि जो लर्निंग है, अगर आप किसी को कुछ सिखाते हैं तो वो उसकी मदर टंग में सिखाइए, कल्चर को प्रिजर्व कीजिए, नेचर को प्रोटेक्ट कीजिए। एंड इनके जो नॉवेल्स हैं, जो क्रिटिकल वर्क्स हैं, पोएम्स हैं, एपिक्स, प्लेज, सॉन्ग्स, वर्सेस हैं, ये भी बहुत फेमस हुए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा रामायण को तेलुगुनेस देने में इनका बहुत बड़ा हाथ है श्री विश्वनाथ सत्यनारायण का। ठीक है, बस छोटा सा टॉपिक था, तो इसका प्रीलिम्स लिंक देख लेते हैं। ये पूछा जा सकता है कि रामायण कल्प वृक्षम किसने लिखा है, तो ये ध्यान रखिएगा विश्वनाथ सत्यनारायण ने लिखा है। एंड ये किस स्टेट को बिलोंग करते थे, तो स्टेट को बिलोंग करते थे, तो ये तो आई थिंक हमने नहीं पढ़ा यहाँ पर कि ये किस स्टेट को। तेलुगु तो आई थिंक आपके जो साउथ के एरियाज़ हैं उसी में से कोई होगा, सो यू हैव टू गूगल इट, आप इसको गूगल एक बार करके देखिए। इनके कुछ इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क्स, तो ये कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, साथ साथ में हम इनके क्वेश्चंस भी कर रहे हैं। आई होप आपको ये टाइम वेस्ट नहीं लग रहा होगा बल्कि यूज़फुल लग रहा होगा, एंड इससे आपको बार बार जो है वो वेबसाइट पर नहीं जाना पड़ेगा, आप इसको यहीं से फॉलो कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक्स करेंगे एंड इससे देखिए आपका सिलेबस भी पता चल रहा है आपको। टॉपिक्स जो मैं पढ़ती हूँ वो इसीलिए पढ़ती हूँ ताकि आपको सिलेबस भी पता चले। तो द फ्रीडम स्ट्रगल है, उसके बाद उसके कुछ स्टेजेस, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो सबसे पहले है पुन्नापारा वयलर रिवोल्ट। रिवोल्ट इस बार भी बिरसा मुंडा का पूछा गया था एग्जाम के अंदर, तो ये रिवोल्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं एंड खासकर जो न्यूज़ में हैं वो तो हैं ही इंपॉर्टेंट। तो एक रिपोर्ट आई है इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च की, ये हमने कल भी किया था कि कुछ नेम्स जो थे वो कह रहे थे कि इनको जो लिस्ट ऑफ मार्टर्स है उसमें से हटा देना चाहिए। तो यहाँ पर भी नाम आया है कि जो कम्युनिस्ट मार्टर्स हैं जैसे कि पुन्नाप्रा वेयालर, करीवेल्लोर एंड कवुम्बई, इनको जो लिस्ट है उनसे इनका नाम जो है वो हटा देना चाहिए, ऐसा इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च ने कहा है। रीज़न क्या दिया है, रीज़न यही दिया है कि ये जस्ट अ मिनट के जो राइट्स थे, ये जो दंगे थे, ये इंटरिम गवर्नमेंट के खिलाफ थे एंड ये जो कम्युनिस्ट एजिटेशंस थे इनको आप इंडिपेंडेंस मूवमेंट नहीं मान सकते, क्योंकि ये तब हुए थे जब इंटरिम गवर्नमेंट जो थी जवाहरलाल नेहरू ने मींस ऑफिस अज्यूम कर लिया था, उसके बाद ये दंगे हुए थे। तो कल हमने मालाबार रिवोल्ट के किए थे, ये आज आपके पुन्नापारा वेयलर रिवोल्ट के हैं। तो इनको भी एक बार आप आई थिंक, ये तो आपको शायद स्पेक्ट्रम में नहीं मिलेगा पुन्नापारा वेयलर रिवोल्ट, अगर मिल जाए तो फिर देख लीजिएगा। एंड ये था क्या,
तो ये एक ऑर्गेनाइज्ड वर्किंग क्लास जो लोग काम करते हैं उनका एक अपराइजिंग थी, मीन्स उनका एक प्रॉब्लम थी। तो प्रिंसली स्टेट ऑफ त्रवणकोर के अंदर, एंड किसके खिलाफ? प्राइम मिनिस्टर सीपी रामास्वामी अय्यर के खिलाफ। ये आपको स्पेक्ट्रम में मिल जाएगा। देन इस रिवोल्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे कि जो त्रवणकोर के जो दीवान हैं जो बहुत एक्सप्लॉयटेटिव थे, मीन्स एक तरीके से लुटेरे थे, तो उनको ओवरथ्रो करना है, उनको हटाना है। जो वर्किंग क्लास है उनको छूट देनी है कि उन पर गलत टैक्स ना लगाए जाए, उनको लूटा ना जाए, उनका एक्सप्लॉयटेशन ना किया जाए। तो ये एक यूनिक एजिटेशन था क्योंकि वर्किंग क्लास उठा था सरकार के खिलाफ, एंड जो लोग थे वो आर्म्स मीन्स लेकर आ गए थे अपने साथ, एंड हैंस ए डिजॉल्व क्लास एंड रिलीजन डिस्टिंक्शन, लोगों के अंदर एक यूनिटी देखने के लिए मिली थी। एंड जिसकी वजह से इस रीजन के अंदर डेमोक्रेसी भी आई, एंड एक पॉलिटिक्स भी इस स्टेट के अंदर कहीं ना कहीं बनने लग गई। नाउ हिस्टोरियंस जो हैं वो इसको कहते हैं कि एक प्रॉपर स्ट्रगल था, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट त्रवणकोर इसकी वजह से बना था। एंड जो टीके वर्गीज वैद्यन हैं जो कि लीडर थे इस स्ट्रगल के, वेरी इंपॉर्टेंट, यही नेम्स पूछ लिए जाते हैं एंड ऑप्शंस में कोई भी रिवोल्ट दे दिए जाएंगे आपको, एंड देन यू हैव टू चूज द राइट ऑप्शन। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो टीके वर्गीज वैद्यन जो कि लीडर थे इस स्ट्रगल के, उन्होंने कहा कि ये तो जस्ट रिहर्सल है बड़े रिवॉल्यूशन के लिए, एंड इसी के थ्रू हम एक कम्युनिस्ट इंडिया बनाएंगे। क्योंकि देखिए, जब आप प्रीलिम्स का पेपर देखेंगे या आपने देखे होंगे तो ज़्यादातर जो फेमस पर्सनालिटीज़ होती है ना, उनसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसका नाम बहुत ही कम सुना हुआ हो, या फिर जो मीन्स ऐसा लगता हो कि हाँ ये आंसर नहीं हो सकता। तो कुछ इस तरीके के ऑप्शंस होते हैं, तो इसीलिए इन नेम्स को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लीडर का नाम ध्यान रखिएगा, टीके वर्गीज वैद्यन। अब प्रीलिम्स में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ये रिवोल्ट पुन्नापार वेलर रिवोल्ट से लिंक करता है, किसने पाँच लिया? दोबारा से वीडियो देखिए, पीडीएफ पढ़िए। क्या उनकी डिमांड थी कि वर्किंग क्लास को एक्सप्लॉइट ना करें? ठीक है, यहाँ पे इनके जो थम्पी के जो राजा थे उनका नाम देखिएगा। इंडियन काउंसिल ऑफ आपका ये HR जो है वो क्या है? ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा मेंशन नहीं है, हिस्टोरिकल रिसर्च, तो ये आप गूगल कर लीजिएगा। मीन्स में पूछा जा सकता है कि पुन्नापारा वेलर रिवोल्ट के इश्यूज़ क्या थे एंड उसकी इम्पोर्टेंस क्या थी। अब आ जाते हैं हम भगत सिंह पर। तो भगत सिंह की 113 एनिवर्सरी 28 सितंबर 2020 को मनाई गई। इनका जन्म सितंबर 1907 में हुआ था। पहले ये महात्मा गांधी को सपोर्ट करते थे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को भी सपोर्ट किए करते थे। लेकिन जब महात्मा गांधी जी ने चोरी चोरा कांड जो 5 फरवरी को हुआ था 1922 को, एंड जब महात्मा गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया, तो भगत सिंह जो थे वो एक क्रांतिकारी बन गए थे, रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म बन गए थे। नाउ 1924 में कानपुर के अंदर, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा, ये किस किस से एसोसिएटेड है भगत सिंह? ये HRA जो आपकी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन स्टार्ट की थी सचिंद्र नाथ सन्याल ने, एंड ये उसके मेंबर थे। ठीक है, HRA स्टार्ट किसने किया था? सचिंद्र नाथ सन्याल ने। एंड 1924 में कानपुर में जो भगत सिंह थे वो इसके मेंबर बने। 1925 में भगत सिंह जो थे वो लाहौर आ गए, एंड 1 साल के अंदर इन्होंने दूसरे कलीग्स के साथ मिलकर एक मिलिटेंट यूथ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की जिसका नाम था नौजवान भारत सभा। ठीक है, दो काम, पहले वो सिर्फ मेंबर बने हैं, दूसरे में उन्होंने एक खुद की ऑर्गेनाइजेशन बनाई है। 1928 में अगेन यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के साथ ये जुड़े। किसके साथ? सुखदेव एंड चंद्रशेखर आज़ाद के साथ। इन्होंने बनाई नहीं है। ठीक है, भगत सिंह एंड जो सुखदेव हैं उन्हें लाहौर स्टूडेंट यूनियन भी इन्होंने ऑर्गेनाइज की ताकि स्टूडेंट्स के लिए अच्छा काम किया जा सके। वेरी इंपॉर्टेंट एंड ज़रूरी है ये पढ़ना, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। ये आप भगत सिंह की पिक्चर्स देख सकते हैं। कौन कौन सी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी में ये इन्वॉल्व थे? एक तो लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के अंदर, एंड 1929 में जो सेंट्रल असेंबली के अंदर बॉम्ब फेंका गया था सिर्फ डराने के लिए, उसके अंदर ये इन्वॉल्व थे। फिर भगत सिंह का एग्जीक्यूशन देख लेते हैं। तो जब सॉन्डर्स का मर्डर हुआ तो उसके लिए इनके ऊपर चार्ज लगा के इनको अरेस्ट किया गया राजगुरु एंड सुखदेव के साथ, एंड 24 मार्च 1931 को इन्हें लाहौर जेल के अंदर फांसी की सज़ा
दे दी गई थी। 23 मार्च को मार्टर्स डे, शहीद दिवस, सर्वोदय डे हम मनाते हैं क्योंकि भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव को ऑनर करने के लिए। तो इनकी जो आज़ादी वाली फ्रीडम थी वो सिर्फ इसलिए नहीं थी कि हमें ब्रिटिशर्स को करना है दूर, बल्कि हमें आज़ादी चाहिए गरीबी से, ठीक है, छुआछूत से, अनटचेबिलिटी से, कम्युनल स्ट्राइफ से, एंड आज़ादी चाहिए डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन से। तो ये इनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ध्यान रखिएगा। प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के बारे में, अगेन ये आपको स्पेक्ट्रम में मिल जाएगा। हिंदुस्तान आपकी जो HSRA है, ठीक है, देन नौजवान भारत सभा, काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, तो ये आपको मिल जाएंगे। एंड ये आपका HSRA, दिस इज़ योर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, यह भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक रिवॉल्यूशनरी, एक सोशलिस्ट भगत सिंह का क्या कंट्रीब्यूशन है इंडिया के इंडिपेंडेंस मूवमेंट में, उसे डिस्कस कीजिए। देन देखिए कुछ, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है सिलेबस में कि इंडियन सोसाइटी के कुछ फीचर्स, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। सो दिस इज द सिलेबस ऑल्सो। सो NSO टाइम्स यूज सर्वे, तो नेशनल स्टैटिकल ऑफिस किसकी विंग है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की, MOSPI की। इन्होंने फर्स्ट टाइम यूज सर्वे किया है इंडिया के अंदर जनवरी से लेके दिसंबर 2019 तक। नाउ ये जो सर्वे है उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो मैन एंड जो वुमेन है वो कितना काम ऐसा करते हैं जिनमें उन्हें पे किया जाता है, एंड कितना काम ऐसा करते हैं जिनमें उन्हें पे नहीं किया जाता। नाउ इससे एक अच्छी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी कि लोग जो है वो कितना काम, क्योंकि अगर आप किसी को पे नहीं करते हैं इट मीन्स आप केयर कर रहे हैं, तो अनपेड केयर गिविंग एक्टिविटीज़ पता चलेंगी, वॉलंटियर वर्क पता चलेगा, घर के अंदर जो हाउस होल्ड मेम्बर्स हैं वो कितनी डोमेस्टिक सर्विस देते हैं एंड जिसके लिए उनको पे नहीं किया जाता है, तो ये सब उससे जानकारी मिलेगी। ये पता चलेगा कि लोग घरों के अंदर या आसपास मिलने में सीखते हैं, सोशलाइजिंग करते हैं, लेजर एक्टिविटीज़ हैं, सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ हैं, तो इस सब के बारे में जानकारी मिलेगी इससे। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो फर्स्ट टाइम यूज़ जो सर्वे है वो किसने किया है, तो नेशनल स्टैटिकल ऑफिस ने किया है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की ही एक विंग है, ठीक है। नाउ एवरेज टाइम स्पेंड, तो ये कुछ अब हम देखते हैं कि क्या क्या जानकारी सामने निकल कर आई। तो एक एवरेज इंडियन वुमेन 243 मिनट्स मीन्स लगभग 4 घंटे, यानी कि 10 गुना ज़्यादा समय जो कि एक मीन्स एवरेज मैन जो स्पेंड करता है, एवरेज मैन स्पेंड करता है 25। सो ये स्पेंड करते हैं मीन्स ऑन दीज एक्टिविटीज़, ठीक है। अब क्या एक्टिविटीज़ है वो भी हम देखेंगे, मीन्स जो अनपेड एक्टिविटीज़ होती हैं, तो वुमेन जो है वो 19.5% ऑफ हर टाइम अनपेड डोमेस्टिक वर्क के लिए पे करती है, जबकि मैन जो है वो सिर्फ 2.5%, ठीक है। तो मैन बहुत ही कम, एंड मैन जो है वो क्या करते हैं, तो देखो, एम्प्लॉयमेंट एंड लर्निंग टू सोशलाइजिंग, लेजर, सेल्फ केयर एक्टिविटीज, स्लीपिंग, ईटिंग, इसके अंदर जो मैन है वो ज़्यादा डेली टाइम शेयर करते हैं एज़ कम्पेयर टू वुमेन। सो वो सब लोग जो काम नहीं करते हैं खास करके मैन, तो वो इस डाटा को ज़रूर देख ले। एंड जस्ट फॉर मीन्स कुछ ऐसा बुरा मत मानिएगा, इन्फॉर्मेशन गिवन है, मैं आपको इसीलिए बोल रही हूँ। इनवर्स रिलेशनशिप है एज के बीच में एंड अमाउंट ऑफ टाइम के बीच में। यस, दिस इज़ वेरी ट्रू कि अगर घर के अंदर कोई ओल्ड लेडी है एंड अगर कोई यंग लेडी है, तो यंग को ज़्यादा काम करना है, ओल्ड को कम काम करना है, ठीक है, बेशक से उनकी क्षमता ही क्यों ना हो। लेकिन क्योंकि खास करके आफ्टर मैरिज एंड एक अगर कोई घर में के अंदर बहू आ गई है तो सास को रिटायरमेंट मिल जाता है। तो इस तरीके का ये डाटा भी यहाँ पर शो करता है कि डायरेक्ट जो है वो आपको इनवर्स रिलेशनशिप देखने को लिए मिलेगा कि जो विमेन है अमाउंट ऑफ टाइम जो स्पेंड करती है अपनी एज के अकॉर्डिंग, वो इनवर्स होता चला जाता है। तो जब विमेन अबव एज हो जाती है, मीन्स 60 से जब ज़्यादा की एज हो जाती है, तो उनका जो डोमेस्टिक वर्क बर्डन है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे गिवन है। एंड यहाँ पे एक चीज़ और देखने को मिली है कि जो मैन है वो डोमेस्टिक वर्क ज़्यादा करने लगते हैं जब वो 60 के हो जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ इंटरेस्टिंग कि जब मैन 60 से अबव हो जाएंगे तो वो ज़्यादा काम करेंगे, एंड जब विमेन 60 से अबव हो जाएंगी तो वो कम काम करेंगी। हाँ, ऐसा भी देखने को मिलता है।
अब कुछ और की फाइंडिंग्स भी देखते हैं। तो जो टोटल परसेंटेज है एम्प्लॉयड पॉपुलेशन की, मीन्स जिन लोगों के पास रोज़गार है, तो 38.2% जो पर्सनस जिनकी एज 6 साल या 6 साल से बड़े हैं वो एम्प्लॉयड हैं या किसी और एम्प्लॉयड रिलेटेड एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हैं। तो 38.2% 6 साल से बड़े, उनको कुछ ना कुछ काम है। 57.3 मेल्स एंड 18.4% फीमेल्स एम्प्लॉयमेंट के अंदर एंगेज्ड हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट आप इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं, अदरवाइज डोंट राइट इट डाउन। आप कम से कम 2-3 बार पहले तो वीडियो को सुने, एक बार पीडीएफ पढ़ें, ठीक है। एकदम से मत लिखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने ये ऐसा पाया है कि जब हम फर्स्ट टाइम ही लिखना शुरू कर देते हैं देन वी राइट ईच एंड एवरीथिंग, जिससे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो अभी मत लिखिए, मेरा यही सजेशन है, रेस्ट आपका चॉइस है। रूरल एरियाज़ के अंदर जो विमेन है उनका जो एम्प्लॉयमेंट है वो ज़्यादा है, गांव के अंदर जो औरतें हैं वो ज़्यादा काम करती हैं, मीन्स 19.2%, जबकि सिटीज़ के अंदर सिर्फ विमेन जो है वो 16.7% काम करती है। तो रूरल में एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, ठीक है। जो मेल हैं जो 6 साल से बड़े हैं, मीन्स जिनकी उम्र 6 साल से ज़्यादा है, वो शहरों के अंदर ज़्यादा मिलेंगे 59.8, एंड गांव के अंदर कम 56.1। तो रूरल की विमेन ज़्यादा काम करती है, मैन कम। शहरों में मैन ज़्यादा काम करते हैं, विमेन कम। ये पेड है। अनपेड डोमेस्टिक सर्विसेज देखें तो अनपेड के अंदर तो अगेन आपको पता ही होगा कि फीमेल्स ही आएंगी। तो अनपेड फीमेल्स है 81.2 एंड जबकि मेल्स है 26.1, एंड ये दोनों के दोनों का जो नंबर है वो ज़्यादा है रूरल एरियाज़ के अंदर भी। अब वो देखिए, वो लोग जो मतलब गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं फॉर फाइनल यूज़, जैसे मान लीजिए आपने कोई भी ऐसी चीज़ बनाई, मान लीजिए आपने कोई मिठाई बनाई, अब वो मिठाई आप डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज, यही इसका मीनिंग है, दैट पीपल एंगेज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर ओन फाइनल यूज़। घर के अंदर हम खाना बनाते हैं, देन हम उसको क्या करते हैं, फाइनली कंज्यूम कर लेते हैं। तो इस तरीके की कितनी पॉपुलेशन है, 17.1%। मेल्स कितने हैं, 14.3, फीमेल्स कितनी हैं, 20%, ठीक है। तो ये कुछ लिंक्स पूछे जा सकते हैं कि नेशनल स्टैटिकल ऑफिस क्या है, नेशनल स्टैटिकल कमीशन क्या है, फाइंडिंग्स क्या क्या रही। मेंस में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि देखिए, यही क्वेश्चन पूछा गया है कि इनवर्स रिलेशनशिप है बिटवीन द एज एंड द अमाउंट ऑफ टाइम, एंड डायरेक्ट वन है बिटवीन द एज एंड द टाइम स्पेंड बाय मैन, ठीक है। सो मैंने जिसके ऊपर फोकस किया था, यही मेंस का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि देखिए जो बाकी चीज़ें पढ़ी वो आपकी फैक्ट्स हैं, लेकिन जहाँ पे आपको थिंकिंग करनी होगी, आपको सोचना होगा, विचारना होगा, सो वो आपका क्वेश्चन मेंस में ही बनेगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आप अपने सिलेबस में देखेंगे तो वो है विमेन एंड विमेन रिलेटेड इश्यूज। तो ODF प्लस क्या है, ODF प्लस प्लस क्या है। तो पहले तो इसकी मिनिस्ट्री ध्यान रखनी है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। कैसे ध्यान रखोगे, हमें अपने घर को ओपन डेफिकेशन फ्री रखना है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैं। सभी जो लोकल बॉडीज़ हैं, अर्बन लोकल बॉडीज़ हरियाणा के, उनको ODF मिल चुका है, एंड 21 जो आपके ULBs हैं, मीन्स जो आपके अर्बन लोकल बॉडीज़ है, वो ODF प्लस हो चुके हैं, एंड 13 जो है वो ODF प्लस प्लस हो चुके हैं। अभी हम इनको देखेंगे कि ये क्या है। पंजाब के अंदर सभी सिटीज़ जो हैं वो ODF, 33 ODF प्लस, 17 ODF प्लस प्लस, एंड जो चंडीगढ़ है वो ODF प्लस प्लस, एंड उसको 3 स्टार भी मिले हैं, ठीक है। तो चंडीगढ़ वालों ने बाजी मारी है। ODF टैग क्या होता है, जो ओरिजिनल ODF प्रोटोकॉल था ये 2016 में स्टार्ट किया गया था कि जब भी कोई सिंगल पर्सन कोई भी पाया नहीं जाएगा, मीन्स ओपन डेफिकेटिंग करते हुए, तो उसको हम ओपन डेफिकेशन फ्री मानेंगे। ODF प्लस एंड ODF प्लस प्लस अगस्त 2018 में लॉन्च किए गए, ठीक है। वो 2016 में किया गया ODF, ये 2018 में, कि और काम को बढ़ाते हैं, एंड जो स्वच्छ भारत मिशन है अर्बन का उसको और आगे ले जाते हैं। तो अगर किसी सिटी को एक बार ODF मिल चुका है तो ODF प्रोटोकॉल्स के बेसिस पे वो फिर आगे अपने आप को ODF प्लस एंड ODF प्लस प्लस भी डिक्लेयर कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ODF प्लस क्या होगा, कोई भी सिटी, कोई भी वार्ड, कोई भी वर्क सर्कल ODF प्लस तभी माना जा सकता है कि एक तो कोई भी सिंगल पर्सन डेफिकेट ना करे, एंड इसके साथ साथ सभी कम्युनिटी, सभी पब्लिक टॉयलेट्स फंक्शनल हो एंड वेल मेंटेन्ड हो, ठीक है। तो अगर ये भी होगा, मीन्स ये तो सिर्फ ODF की सिचुएशन हो गई कि कोई भी पर्सन डेफिकेट नहीं करेगा। अगर ODF प्लस है तो उसके साथ 2 चीज़ें और ऐड हो गई हैं, सभी कम्युनिटी एंड सभी पब्लिक टॉयलेट्स फंक्शनल होंगे एंड वेल मेंटेन्ड
होंगी। देन देखिए ODF प्लस प्लस क्या है, अब इसमें एक पॉइंट और ऐड कर दिया जाएगा। क्या ऐड कर दिया जाएगा कि वहाँ का जो सिवेज सिस्टम है, जो फेशियल स्लज है, सेप्टेज है, वो अच्छे से मैनेज होगा, अच्छे से ट्रीटेड होगा। कोई भी गंदगी, जो नालियाँ होंगी वो गंदी नहीं होंगी। वाटर बॉडीज़, ओपन एरियाज़, उनमें डंपिंग नहीं होगी। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो इंस्टा लिंक्स में पूछा जा सकता है ODF प्लस प्लस में क्या डिफरेंस है, अभी मैंने आपको बताया है। ODF में, ODF प्लस में, ODF प्लस प्लस में। एक बार दोबारा वीडियो को देखिए अगर भूल गए हैं तो। फेज़ 1 वर्सेस फेज़ 2 में क्या है, वे भी मैंने आपको बहुत छोटा बताया है, एक बार आप दोबारा से देख लीजिए। SBM अर्बन एंड रूरल में क्या डिफरेंस है, मिनिस्ट्री कौन सी है, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। निर्मल भारत अभियान क्या है, तो इसको भी आप देखिए, निर्मल भारत अभियान एंड स्वच्छ भारत मिशन में क्या डिफरेंस है। सो दीज आर समथिंग जो आपको थोड़ा गूगल करना पड़ेगा। एंड अगर भी आपके पास टाइम नहीं है तो या तो आप साथ में फ़ोन लेके बैठें, एंड अगर आप देख सकते हैं तो देखें, अदरवाइज़ आप इसको पहले एक बार पूरा पढ़ के फिर आप जब दोबारा वीडियोस को देखेंगे या जब दोबारा PDF को देखें तब आप कर सकते हैं। देन मेंस में क्या पूछा जा सकता है, तो देखो मेंस में क्वेश्चन आ सकता है कि स्वच्छ भारत मिशन जो है वो एक ग्लोबल बेंचमार्क रहा है, जिसकी वजह से कंट्री के अंदर पार्टिसिपेटरी एंड ट्रांसफॉर्मेटिव डेवलपमेंट हो रही है। तो इसको इल्यूसिडेट कीजिए, मीन्स एक तरीके से एक्सप्लेन कीजिए। देखिए जो कीवर्ड्स होते हैं ना, एल्यूसिडेट कीजिए, डिस्कस कीजिए, तो इसके अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं कि क्या लिखना चाहिए, क्या नहीं लिखना चाहिए। तो उसको कभी टाइम मिलेगा तो करेंगे। अभी तो हम करंट अफेयर्स ही कंप्लीट करते हैं पहले। ये इनसाइट्स में कोचिंग में बच्चे पढ़ रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं हम GS2 पे। तो GS1 हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हम GS2 करेंगे। GS2 के कुछ टॉपिक्स पहले देख लीजिए जो सिलेबस में भी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, इवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस, बेसिक स्ट्रक्चर, कंपैरिजन करना इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम को दूसरे कंट्रीज से। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यही सिलेबस है एंड इसी के अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कीजिए। एंड मैं हर PDF के अंदर जो टॉपिक्स हैं उसको बार बार पढ़ूंगी ताकि आपको भी सिलेबस रट जाए एंड मुझे भी। तो सबसे पहले देखते हैं रिव्यू पिटीशन क्या होता है, बहुत पढ़ा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण थे उनके ऊपर ₹1 जो है वो फाइन लगाया, क्योंकि कंटेम्प्ट केस था। उन्होंने ट्वीट किया था जुडिशरी के लिए एंड उन्हें 3 महीने की सज़ा भी दी गई एंड कहा कि वो 3 साल तक प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते अगर वो डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं ऑन द पेमेंट ऑफ पेनल्टी। तो पेनल्टी ₹1 की तो पे कर ही दी होगी। 25 अगस्त को कोर्ट ने अपनी जो रूलिंग है उसको रिवर्स किया, जब काफ़ी सारे न्यूमरस आर्ग्यूमेंट्स आए एज भूषण रिफ्यूज टू अपोलोजाइज, क्योंकि भूषण जी ने माफ़ी मांगने से मना कर दिया था। तो रूलिंग जो थी वो रिजर्व कर दी गई थी। नाउ नेक्स्ट क्या है, एंड उन्होंने वो रेडी तो हो गए कि हाँ मैं फ़ाइन पे करूँगा, बट हैज़ सेड कि वो एक रिव्यू पिटीशन भी फाइल करेंगे। तो रिव्यू पिटीशन क्या होता है, कब फाइल किया जा सकता है, तो देखिए जो भी जजमेंट होती है सुप्रीम कोर्ट की वो कानून बन जाती है, लॉ होती है, ऑफ द लैंड बिकम्स द लॉ ऑफ द लैंड कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, एंड वो फाइनल होती है। मीन्स आगे के जो भविष्य के कोई भी केसेस डिसाइड करने होते हैं तो उसके लिए भी उनको देखा जाता है। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप आर्टिकल 137 के अंदर लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी जो पिटीशन है, अपनी जो जजमेंट्स हैं, अपनी जो जजमेंट्स हैं उन्हें रिव्यू कर सकती है एंड इसको जो कुछ अलग अलग ग्राउंड्स पे देखा जा सकता है। तो आर्टिकल ध्यान रखिएगा 137। जैसे मान लीजिए मेंस में कोई क्वेश्चन आता है कि रिव्यू पिटीशन क्या है, तो उसके लिए आपको ये आर्टिकल पता होना चाहिए, आर्टिकल 137। नो जब भी कोई रिव्यू होगा सो इसमें लॉ ये नहीं अलाउ करता कि वो फ्रेश स्टॉक ले केस का, बल्कि जो भी उन्होंने एरर्स किए हैं जिसकी वजह से मिस कैरेज ऑफ जस्टिस हो सकता है तो उसको वो करेक्ट करें। नो रिव्यू पिटीशन कब एक्सेप्ट की जा सकती है, तो 1975 में जस्टिस कृष्णा अय्यर जी ने कहा था कि रिव्यू को तभी एक्सेप्ट करना है अगर कोई ग्लेयरिंग ओमिशन हुआ है, कोई पेटेंट मिस्टेक हुई है, या कोई ऐसा एरर हुआ है जो मीन्स पहले से ही चल रहा था जुडिशियल फैलिबिलिटी की वजह से। अ रिव्यू मीन्स जिससे मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो। अ रिव्यू इज बाय नो मीन्स एन अपील इन डिस्गाइज। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स, राइट देम एज इट इज अगर मीन्स के अंदर क्वेश्चन आता है तो।
इसका मतलब ये है, दोबारा से ध्यान रखना, फ्रेश स्टॉक नहीं लेना है किसी भी केस का। जो पहले से ही जो गलती की गई है उसको सुधारना है, ताकि मिस कैरेज ऑफ जस्टिस ना हो। रिव्यू पिटीशन को फाइल कैसे करते हैं, तो सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड एंड सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के अकॉर्डिंग कोई भी पर्सन जिसको मीन्स जिसको भी कोई रिजल्ट या कोई भी सज़ा सुनाई गई है, तो वो रिव्यू मांग सकते हैं। एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी कि सिर्फ वही पार्टीज जजमेंट के रिव्यू के लिए मांगे जिनको मीन्स सज़ा सुनाई गई, कोई और भी फाइल कर सकता है। कितने दिन के अंदर? 30 डेज के अंदर अंदर। इम्पॉर्टेंट, ठीक है, कितने दिन के अंदर? 30 डेज के अंदर अंदर। कुछ सर्कमस्टांसेस के अंदर जो कोर्ट है वो डिले भी कर सकते हैं, अगर उनको लगता है कि भाई स्ट्रॉन्ग रीज़न है डिले करने का, तो वो इसको डिले भी कर सकते हैं। क्या प्रोसीजर फॉलो होता है? जो रिव्यू पिटीशंस हैं उनको ओरल जजमेंट्स के बिना भी इंटरटेन किया जा सकता है, एंड सर्कुलेशन के थ्रू भी, उनके चैम्बर्स में ही, जजेस के चैम्बर्स में भी। एंड सेम कॉम्बिनेशन ऑफ जजेस जो हैं वो भी इसको सुनना, मीन्स यही प्रैक्टिकल है कि जिन्होंने पहले कोई भी जो डिलीवरी की है, ऑर्डर किया जजमेंट की, तो वो ही इसकी रिव्यू पिटीशन भी सुने। एंड अगर जज मान लीजिए रिटायर हो चुके हैं या अवेलेबल नहीं हैं, तो फिर जो रिप्लेसमेंट है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सीनियर जजेस को बुला सकते हैं। एक्सेप्शनल केसेस के अंदर ओरल हियरिंग भी हो सकती है, जैसे कि 2014 का एक केस था जहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट था उन्होंने रिव्यू पिटीशन देखी थी सभी डेथ पेनल्टी केसेस की, एंड ओपन कोर्ट में उसको सुना था। सो ये भी अलाउड है। नाउ ये रिव्यू पिटीशन कैसे आया, तो अगेन लास्ट ईयर भी हमने बहुत पढ़ा था कि रूपा हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा केस के अंदर, तो ये जो कोर्ट था उन्होंने क्यूरेटिव पिटीशन को कॉन्सेप्ट जो था वो सामने आया था, जो कि तभी लिया जा सकता है जब रिव्यू पिटीशन को डिसमिस कर दिया जाए। ठीक है, तो अगर आपकी रिव्यू पिटीशन फेल हो जाती है तो फिर किस पे जाते हैं? क्यूरेटिव पिटीशन पर जाते हैं, ध्यान रखिएगा। देन देखिए, क्यूरेटिव पिटीशन जो है उसके भी अपने ग्राउंड्स हैं रिव्यू पिटीशन की तरह, लेकिन उसके अंदर ओरल हियरिंग नहीं होती। ठीक है, तो रिव्यू पिटीशन के अंदर ओरल हियरिंग होती है, क्यूरेटिव पिटीशन के अंदर ओरल हियरिंग नहीं होती। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ देखिए, प्रीलिम्स में क्या पूछा जा सकता है? रिव्यू पिटीशन क्यूरेटिव पिटीशन में क्या अंतर है, क्या क्या प्रोसीजर फॉलो होते हैं, कौन फाइल कर सकता है, कितना समय, 30 डेज हमने पढ़ा था, एंड डिले भी करे जा सकते हैं। सेक्शन 497 क्या है, आर्टिकल 137 क्या है, रिव्यू पिटीशन है। मेंस में क्या पूछा जा सकता है? रिव्यू पिटीशन क्या होता है, क्या प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए, डिस्कस कीजिए। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए आगे पढ़ते हैं। हु वॉज केशवानंद भारती? केशवानंद भारती केस सभी को पता होगा, सभी को याद होगा, 1973 जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है एक तरीके से उसको बचाया इन्होंने। तो केशवानंद भारती केस, एंड केशवानंद भारती द मैन हु लेंट हिज नेम टू द आइकॉनिक केस एज द पिटिशनर, उनकी डेथ हो गई संडे को। एंड लैंडमार्क रूलिंग आई थी जब कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है केशवानंद भारती, श्रीपद गलवरू एंड ओर्स वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस के अंदर। तो कौन थे केशवानंद भारती एंड इनको क्यों याद किया जाता है? तो ये केरला के कसरगोड डिस्ट्रिक्ट के एडनीर मठ के हेड शेर थे, एंड 1961 से ही मीन्स एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन थी इनकी। एंड ही लेफ्ट हिज सिग्नेचर इन वन ऑफ द रूलिंग, अगेन वही सेम केस आपको ध्यान रखना है 1973 का। एंड केस जो था वो 1970 में फाइल किया गया था। केरला लैंड रिफॉर्म्स लेजिस्लेशन को इन्होंने क्या किया था? चैलेंज किया था। तो ये केस की वजह से ही जो पार्लियामेंट की जो पावर थी टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस था। सबसे पहले जो कोर्ट था उन्होंने 1967 में जो डिसीजन दिया था गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में, एंड रिवर्स कर दिए थे अपने ही पुराने जो वर्डिक्ट्स थे कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकती, तो अमेंड कर सकती है। ठीक है, ये कहा गया। दूसरी जो केस था वो ये हुआ, कोर्ट ने डिसाइड किया कि जो दूसरी अमेंडमेंट्स हैं वो कितने कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड हैं, क्योंकि जो फंडामेंटल राइट थी, राइट टू प्रॉपर्टी, पहले वो फंडामेंटल राइट थी ना, लेकिन फिर उसे लीगल राइट बना दिया गया। तो पार्लियामेंट ने खुद ने कहा कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड तो कर सकते हो, ठीक है, एंड मींस, लेकिन आप बेसिक स्ट्रक्चर को टच नहीं कर सकते।
देन देखिए ये अब जो इंदिरा गांधी वाली जो सिचुएशन थी, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने क्या किया था, 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये आप पॉलिटी लक्ष्मीकांत में पढ़ सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की 13 जज बेंच बैठी थी एंड अभी तक की सबसे बड़ी बेंच, इन्होंने 68 वर्किंग डेज लगाए एंड 6 महीने लग गए, तब ये जो जजमेंट थी वो आई कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन भी है। कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट के पास पावर तो है, कॉन्स्टिट्यूशन को आप अमेंड तो कर सकते हो, लेकिन एक लाइन भी ड्रॉ करनी होगी, क्योंकि पार्लियामेंट उस लाइन के आगे नहीं टच कर सकता। तो डिस्पाइट कि जो पार्लियामेंट है वो फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच नहीं कर सकता, लेकिन कोर्ट ने कहा कि जो अमेंडमेंट हुई जिससे फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी हटाया गया वो सही है, क्योंकि उससे बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट नहीं होता। तो इसेंशियली तो केशवानंद भारती जो थे वो केस को हार गए थे, लेकिन लीगल स्कॉलर्स ने पॉइंट आउट किया कि गवर्नमेंट डिड नॉट विन द केस आइदर, कि गवर्नमेंट भी नहीं जीती थी। नाउ बेसिक स्ट्रक्चर में क्या आता है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो बेंच थे वो 7/6 वर्डिंग, बहुत ध्यान रखिए, सिर्फ एक ही वोट के मीन्स अंतर था। पार्लियामेंट को रेस्ट्रेन किया गया कि आप बेसिक स्ट्रक्चर को ना टच करें। आर्टिकल 368 जो अमेंडमेंट है वो आपको अमेंडिंग करने की पावर्स देता है एंड न्यू अमेंडमेंट जो भी आप करें, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं चेंज करेंगे। इसके साथ साथ ये ध्यान रखिए, कोर्ट ने और ना ही कॉन्स्टिट्यूशन ने बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन नहीं किया है। ठीक है, ये एग्जाम के अंदर इस बार भी पूछा गया था, प्रीलिम्स के अंदर पूछा गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन किया है कि बेसिक स्ट्रक्चर होता है फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, ऐसे क्वेश्चन था। तो वो ऑप्शन इसीलिए गलत था क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन एंड कोर्ट ने किसी ने भी ये डिफाइन नहीं किया है कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। सिर्फ कुछ प्रिंसिपल्स बताए हैं जैसे कि फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी। ठीक है, सो इम्पॉर्टेंट है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके अंदर ये आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, लॉ का रूल चलेगा, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, सेपरेशन ऑफ पावर्स हैं, फेडरलिज्म है, सेक्युलरिज्म है, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट चलेगी, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे, वेलफेयर स्टेट बनेगी। बट दिस हैज़ नॉट बीन डिफाइंड नॉट इवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉट इवन बाय द आपका कोर्ट। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, ये इस बार प्रीलिम्स में पूछा गया था। अब कुछ प्रीलिम्स के क्वेश्चन की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स 368 के अंदर क्या हो सकती हैं एंड दूसरे अमेंडमेंट्स क्या होती हैं, किस किस टाइप की अमेंडमेंट्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये वाली आप लक्ष्मीकांत से पढ़ लीजिएगा, 25, 26, 39, 41, क्योंकि इससे आपको सारी सिचुएशन समझ में आ जाएगी। डिफरेंट बेंचेस सुप्रीम कोर्ट के, बेसिक स्ट्रक्चर की क्या डेफिनेशन है, फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी में क्या अंतर होता है। मेंस में क्या पूछा जा सकता है कि कुछ इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस बताइए सुप्रीम कोर्ट का इन केशवानंद भारती केस जजमेंट। ठीक है, सो दीज वर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आइए नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अ ब्रीच ऑफ लेजिस्लेचर्स प्रिविलेज। तो इसी हफ्ते में जो महाराष्ट्र के जो हाउसेज हैं उन्होंने, आपने देखा होगा टेलीविज़न के अंदर भी, कंगना रनौत, अर्नब गोस्वामी, रिपब्लिक भारत, पूछता है भारत, तो इनके खिलाफ महाराष्ट्र के जो हाउसेज हैं उन्होंने ब्रीच ऑफ प्रिविलेज जो था वो मूव कर दिया। तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या होते हैं, जो लेजिस्लेचर्स होते हैं इन्हें राइट एंड इम्यूनिटीज़ मिलती हैं कि हमारे खिलाफ कोई सिविल क्रिमिनल लायबिलिटी के अकॉर्डिंग इन्हें प्रोटेक्शन मिलती है कि जो भी ये कहते हैं या कुछ भी अगर करते हैं, अगर वो अपनी लेजिस्लेटिव ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं तो इनको कुछ राइट्स एंड इम्यूनिटीज़ मिलती हैं, तो दैट उन्हें ही प्रिविलेजेस कहते हैं। अब ये जो पावर है, जो प्रिविलेजेस हैं, जो इम्यूनिटीज़ हैं मेंबर्स को, कमिटीज़ को, वो किस में मिली हुई है, आर्टिकल 105 के अंदर एंड आर्टिकल 194 के अंदर। वही आप इसके अंदर 89 ऐड करो, 89 90 के रूल चलते हैं ना, तो 89 अगर आप ऐड करेंगे तो आर्टिकल 194 किसके बारे में कहती है, स्टेट लेजिस्लेचर्स के बारे में, 105 पार्लियामेंट के बारे में। ठीक है, तो ये आपका सेंटर पे वो लेवल पे हो गया, ये आपका स्टेट लेवल पर हो गया। नाउ ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस क्या होता है कि क्लियर तो नहीं है, कुछ रूल्स हैं कि किस तरीके से ब्रीच ऑफ प्रिविलेज डिसाइड हो सकती है। तो जिससे भी किसी भी हाउस का जो काम है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो, ख़राब हो, वो अपने फंक्शन से ना परफॉर्म कर पाएँ, सो दैट इज़ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, चाहे डायरेक्टली किया हो या चाहे इनडायरेक्टली किया हो। अगर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है, कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस है, किसी भी तरीके की स्पीच या कुछ भी ऐसा पब्लिश किया गया है
किसी मेंबर के लिए, तो उसको ब्रीच ऑफ प्रिविलेज कंसीडर किया जाता है। नाउ प्रोसीजर क्या फॉलो करना होता है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो स्पीकर होते हैं और लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो चेयरमैन होते हैं, एक प्रिविलेज कमेटी बनी हुई होती है। अगेन ये आप लक्ष्मीकांत में पढ़ सकते हैं। प्रिविलेज कमेटी के अंदर 15 मेंबर होते हैं असेंबली में, 11 मेंबर होते हैं काउंसिल के अंदर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नाउ जो मेंबर्स होते हैं इन्हें नॉमिनेट कौन करते हैं, नॉमिनेट होते हैं ये अपनी पार्टी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, ठीक है, बेस्ड ऑन द पार्टी स्ट्रेंथ इन द हाउसेस। जो स्पीकर एंड जो चेयरमैन है वो सबसे पहले देखते हैं कि जो प्रिविलेज मोशन है इसको आगे बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए, एंड अगर जो प्रिविलेज या जो कंटेम्प्ट है वो ठीक पाया जाता है तो जो स्पीकर और जो चेयरमैन है वो फिर इसे प्रिविलेज कमेटी को दे देते हैं कि अब आप इसको आगे देखिए। प्रिविलेज कमेटी में अब मैंने आपको बताया 15 और 11, 15 होते हैं असेंबली से, 11 होते हैं काउंसिल से। फिर वो जो कमेटी है वो देखती है कि क्या जो स्टेटमेंट्स हैं, क्या उससे स्टेट लेजिस्लेचर की इंसल्ट हुई है, क्या जो इमेज है वो ख़राब करने की कोशिश की गई है पब्लिक के सामने। जो कमेटी है इसके पास क्वासी जुडिशियल पावर्स है। क्वासी जुडिशियल पावर्स इस तरीके से हैं क्योंकि ये लोग इंक्वायरी करा सकते हैं एंड एक रिकमेंडेशन भी दे सकते हैं स्टेट लेजिस्लेचर को कि आगे क्या करना चाहिए। अब पनिशमेंट क्या होगी अगर किसी ने लेजिस्लेचर प्रिविलेज को ब्रीच कर दिया, अब क्या पनिशमेंट होगी, तो अगर कमेटी को जो ऑफेंडर हैं वो गिल्टी लगते हैं सो ये रिकमेंड कर सकते हैं कि इन लोगों को पनिशमेंट दो। नाउ जो पनिशमेंट है उससे क्या होगा, पनिशमेंट कितने हद तक देनी है, अगर आप ही दे देंगे तो फिर जुडिशरी क्या रोल है। तो पनिशमेंट के अंदर क्या है, कम्युनिकेट करना द डिसप्लेजर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर टू द ऑफेंडर। तो अर्नब गोस्वामी एंड कंगना रनौत जी को बताया जाएगा कि आपकी वजह से इनको डिस्प्लेजर हुआ है, उनको समन किया जाएगा, वार्निंग दी जाएगी एंड इवन सेंडिंग द ऑफेंडर टू जेल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इन द केस ऑफ मीडिया, अगर मीडिया है, प्रेस फैसिलिटीज़ है ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर मे बी विड्रॉन एंड एक पब्लिक अपोलॉजी के लिए भी कहा जा सकता है। नाउ प्रिलिम्स लिंक क्या है कि कौन से प्रोविजंस हैं जो कॉन्स्ट प्रिविलेजेस के बारे में बताते हैं, ठीक है, आर्टिकल्स भी ध्यान रखिएगा 105 एंड 194। क्या प्रोसीजर फॉलो करना होता है अगर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज माना जाता है, इस पार्लियामेंट के अंदर क्या कॉम्पोजिशन है, स्टेट के अंदर क्या है, कितनी पनिशमेंट हो सकती है, मेंस में क्या पूछा जा सकता है कि लेजिस्लेटिव प्रिविलेजेस क्या होते हैं, प्रॉब्लम क्या है अपने इंडिया में टाइम टू टाइम जो देखी गई हैं, ठीक है। तो मेंस के एंड प्रीलिम्स के क्वेश्चंस आपके साथ साथ हो रहे हैं, आपको आई थिंक अच्छे लग रहे होंगे। ये न्यू इनिशिएटिव है तो प्लीज़ आप इसको भी शेयर करें, ज़रूर हेल्प करें, मेरी भी हेल्प करें वीडियोस को शेयर करने में एंड साथ में बाकी लोगों की भी करें। अब आइए पढ़ते हैं नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2020। तो ये जो बिल है पार्लियामेंट सेशन के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया एंड दिस इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991, 69 अमेंडमेंट एक्ट जो 1991 हुई थी, तो उसी से आपकी एनसीटी बनी थी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली बनी थी, जिससे पावर्स एंड जो फंक्शंस थे वो डिसाइड किए गए थे दिल्ली गवर्नमेंट के एंड एलजी के। नाउ इट प्रोपोजेस टू क्लियरली स्पेल कि भाई क्लियरली बताओ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के क्या काम है, एलजी के क्या काम है, जिसमें ज़्यादा डिस्क्रिशनरी पावर्स एलजी को दी गई। तो वो आपको दिल्ली वाला केस बार बार आंखों के सामने आ जाता होगा जब अरविंद केजरीवाल कुछ डिसाइड करते हैं कि हम कोविड वालों को कैसे ट्रीट करेंगे, तो एलजी जो है वो उनका फैसला पलट देते हैं। तो ये आप थोड़ा सा न्यूज़ को फॉलो करते रहा कीजिए। प्रोविजन के अकॉर्डिंग जो एलजी हैं उनके पास डिस्क्रिशन होती है कि वो दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली के पावर्स के आगे भी जाके एक्ट कर सकते हैं, खास करके ऑल इंडिया जो सर्विसेज होते हैं उनके मैटर्स में भी एंड जो एंटी करप्शन ब्रांच है उसके मैटर्स में भी। तो ज़्यादा जो टीथ हैं वो किसको दिए गए हैं, एलजी को दिए गए हैं। नाउ एंड उनके जो डिसीजन है उनकी वैलिडिटी को चेक करना नहीं चाहिए। तो ये इस बिल का प्रपोजल था, ठीक है। अभी ये 2020 का आपका बिल है, अमेंडमेंट बिल है, ठीक है। देन देखिए दिल्ली को एक्चुअली में कैसे एडमिनिस्टर किया जाता है। तो यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली जो है वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, तो 1991 में ये बने थे आर्टिकल 239 ए के अकॉर्डिंग एंड 69 अमेंडमेंट एक्ट 1991 के अकॉर्डिंग। तो जो यूनियन टेरिटरी थी वो नेशनल कैपिटल टेरिटरी बन गई थी एंड जो एडमिनिस्ट्रेटर थे वो एलजी बन गए थे आर्टिकल 239 के अकॉर्डिंग, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो दिल्ली की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उनके पास पावर है कि वो कानून बना सकते हैं, लेकिन
PPL को छोड़ के, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड को छोड़ के। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, पहले मेंस में पूछा भी जा चुका है किस किस के लिए आप लॉज नहीं बना सकते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड। नाउ क्या क्या इश्यूज हैं, तो आर्टिकल 239, 239AA दोनों एक साथ हैं, तो एक कॉन्फ्लिक्ट रहता है गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी के बीच में एंड एलजी के बीच में। तो यूनियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, यूनियन गवर्नमेंट क्या कहती है कि न्यू दिल्ली तो यूनियन टेरिटरी थी आर्टिकल 239 के अकॉर्डिंग, तो आर्टिकल 239 के अकॉर्डिंग एलजी को पूरी पावर है कि वो इंडिपेंडेंटली एक्ट करे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मींस हटके भी वो एक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट है दिल्ली की, वो क्या कहती है, वो ये कहती है कि आर्टिकल 239AA ने स्पेशल स्टेटस दिया हुआ है दिल्ली को, जहां पर उनकी खुद की लेजिस्लेटिव इलेक्टेड गवर्नमेंट है। तो 239 एंड 239AA इनके अंदर प्रॉब्लम्स चलती रहती है, एक टसल चलता रहता है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स ऑफ एलजी के बीच में एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के बीच में। अब आपको अरविंद केजरीवाल जी भी दिख गए होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने अनैनिमसली कहा था कि एलजी जो हैं वो बाउंड हैं, जो भी दिल्ली की सरकार एड एंड एडवाइस करेगी एलजी को वो मानना पड़ेगा एंड दोनों को हारमोनियसली काम करना होगा, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना होगा। नाउ कुछ अनरिजॉल्व एरियाज, कुछ ओवरलैपिंग हम एरियाज देखते हैं। कोर्ट ने ये तो कहा कि जो एलजी हैं वो काम करेंगे एड एंड एडवाइस के अकॉर्डिंग, लेकिन क्या चीज़ छोड़ के, PPL छोड़ के, दैट इज़ पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड। तो अब पब्लिक ऑर्डर तो एक बहुत बड़ा टर्म हो जाता है, पब्लिक ऑर्डर में तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, जैसे कि वो कोविड वाले केस के अंदर हुई। आर्टिकल 239AA जो सबसेक्शन 4 है उसके अकॉर्डिंग अभी भी क्लियर नहीं है, क्लैरिफिकेशन नहीं है कि जो कोर्ट है उन्होंने क्लियरली नहीं बताया कि जो एलजी हैं, अगर मान लीजिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने कोई डिसीजन लिया है तो क्या एलजी उसको प्रेसिडेंट तक लेकर जा सकते हैं या नहीं लेकर जा सकते, अगर एलजी और स्टेट गवर्नमेंट के ओपिनियन में डिफरेंस है तो। तीसरी चीज़, ओपन एंडेड टर्मिनोलॉजीज इन द इवेंट, अगर कोई प्रेसिडेंट के पास मैटर जाता है तो कोर्ट ने ये भी कहा कि जो एलजी हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे, जैसे कि कोलैबोरेटिव फेडरलिज्म हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस हो गया। तो जो टर्म्स हैं काफ़ी वाइड हैं, ओपन एंडेड हैं, इनको बहुत सारी इनकी इंटरप्रिटेशंस निकल कर सामने आती हैं। तो ये आप दोबारा से इसको देख सकते हैं, मैंने आपको ये पढ़ा दिया है, मैं आपको ये 2 स्टेटमेंट ज़रूर पढ़ाऊँगी। ये आप देखिए, सीएम अरविंद केजरीवाल जी का क्या कहना है एंड शीला दीक्षित जी जो कि पहले चीफ मिनिस्टर वहाँ की रही थी, उनका क्या कहना है। तो अरविंद केजरीवाल जी क्या कहते हैं कि अगर मोदी गवर्नमेंट had not withdrawn the powers of elected government through illegal orders, तो जो पिछले 3 साल हैं वो बच जाते। पीपल ऑफ दिल्ली आर ग्रेटफुल टू द जुडिशरी, ये सीएम अरविंद केजरीवाल का कहना है, हम ज़्यादा इस पर नहीं जाएंगे, ठीक है, बिकॉज हमें कोई पॉलिटिक्स नहीं करनी है। शीला दीक्षित जी का क्या कहना है कि इट हैज़ ऑलवेज बीन सो, हमने भी सरकार चलाई है 15 साल एंड जो भी कैबिनेट ने डिसाइड किया एलजी भी उस पर हमेशा एग्री हुई। तो दोनों के जो थॉट्स हैं उसमें क्लैशेस हैं। लास्ट टॉपिक ही हम रखते हैं, 10 पेजेस हमने कर लिए हैं, ठीक है, क्योंकि अदरवाइज़ काफ़ी ज़्यादा वीडियो लेंदी हो जाती है, आप भी नहीं इतने कंसंट्रेशन से पढ़ पाएंगे एंड मैं भी नहीं पढ़ा पाऊंगी। तो हम थोड़ा प्रीलिम्स लिंक एंड मेंस लिंक देख लेते हैं। आर्टिकल 239 और 239AA में डिफरेंस, ठीक है, ये आप देखिएगा, सुनिए वीडियो दोबारा, PDF पढ़िए। दिल्ली गवर्नमेंट एलजी की पावर में क्या डिफरेंस है, दिल्ली की एडमिनिस्ट्रेशन बाकी स्टेट्स के एडमिनिस्ट्रेशन से कैसे डिफरेंट है, दिल्ली को लेजिस्लेचर कैसे मिला, दिल्ली के जो एलजी हैं वो कैसे अपॉइंट होते हैं। मीन्स में पूछा जा सकता है कि 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991 को समझा दीजिए। ओके, सो थैंक यू सो मच, आई थिंक आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू एक्सप्लेन इन द मोस्ट ल्यूसिड एंड इन द मोस्ट ईजी मैनर। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिए, आई विल बी वेरी हैप्पी टू सॉल्व योर इशूज़, टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। एंड बस इसके साथ आप वीडियोस को शेयर ज़रूर करें, रिकमेंड ज़रूर करें एंड लाइक ज़रूर करें। लाइक अगर आप करते हैं ना तो वीडियोस रिकमेंडेशन में आ जाती है, सो प्लीज़ आप वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दें। ओके, सो थैंक यू।